हासिल नहीं कर सकते, वो स्थितियां नहीं है। जी म्यूट है आप। राकेश जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं अरुण जी के पास आता हूँ। मोदी जी ने लंबा इंटरव्यू दिया न्यूज़पेपर को, एक टाइम्स ग्रुप को भी। कहते हैं मैं कहाँ से ऑटोक्रेट हूँ, वहां अपने एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है मैं कहाँ से ऑटोक्रेट हूँ। अभी रेवन्ना का केस आ गया। कमाल की बात यह है कि ये अजीत पवार जो सुपर भ्रष्ट है उसके लिए भी वोट मांगते हैं, ये रेवन्ना के लिए भी वोट मांगते हैं। 14 अप्रैल मैसूर के मंच से, ये देखिए हमारे एनडीए कैंडिडेट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 400 पार करना हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, दरिंदा हो, बार्बरिक का भी व्यक्ति हो, यौन शोषण करता हो, कुछ भी चल सकता है सर। आप बस आ जाओ, हमारी गंगा ऐसी, आप नहा धो के तैयार हो जाओ उसके अंदर। अब चर्चा ये भी है कि बृजभूषण शरण सिंह को तो टिकट देना नहीं, तो उसके लड़के को टिकट दिया जा रहा है। अजीब सी कहानी है ना। यानी कि बात तो फिर वही की वही है कि आपको बृजभूषण शरण सिंह की सपोर्ट चाहिए, अल्टीमेटली उसके वोट चाहिए, तो आपको यौन शोषण करता मंजूर है। कभी कभी कहते हैं गिरने की कोई सीमा होती है, लेकिन इस शख्स को, कहने को तो हमारा प्रधानमंत्री है, इसके गिरने की कोई सीमा नहीं है सर, कोई सीमा नहीं है। इससे नैतिकता, मर्यादा, विनम्रता, इन चीजों की उम्मीद ना की जाए तो अच्छा है। बाकी भारत की जनता फैसला करेगी। जैसे मैंने शुरुआत में अपनी पृष्ठभूमि के अंदर बताया कि मोदी अपने जीवन की सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ विश्लेषक ऐसे हैं सर, बहुत बड़ी संख्या में है, कि मोदी अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और इस जीत को उन्होंने पहले से सेट किया कि जो ईवीएम के द्वारा हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक राग अलापा है कि इस बार केरल में हमारा खाता खुलेगा 2 से 3 सीटों, और इनके लोगों ने दी है, मैं आपको बताऊं, केरल में 2 से 3 सीटें। वो शायद उसकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि मैं ईवीएम से क्या खेल करने जा रहा हूं। हम तमिलनाडु में 8 से 10 सीटें जीतेंगे। ये इस बात की पृष्ठभूमि बनाई गई पहले बहुत सारे चक्कर काट के, ताकि ईवीएम के द्वारा मैनिपुलेशन शायद किए जा सके। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पता है कि ईवीएम वीवीपैट का मुकाबला, जो सारा फैसला था, कितना विवादास्पद भी है, और एक तरह से कहा जाए तो सरकार को क्लीन चिट है, पूरी की पूरी चुनाव आयोग को पूरी क्लीन चिट है कि आपकी कोई खामी नहीं है, आप जो करना चाहो कर दो। और जो पहले कुछ थोड़ा बहुत मिलान का था, उसके ऊपर भी कोई आपत्ति उन्होंने नहीं की कि आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। तो वीवीपैट का होना ना होना एक ही बात है। अब ये दो सेट ऑफ एनालिसिस है सर, कि मोदी अपने लाइफ की लोएस्ट स्कोर की ओर जा रहे हैं और हार रहे हैं, और मोदी अपनी जिंदगी में 414, जो कि शायद जहां तक मेरी मेमोरी जाती है, जो राजीव गांधी का स्कोर था, उसको क्रॉस करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि मोदी खुद ही 200 400 टच कर जाएंगे। मोदी का एक और वक्तव्य आया अपने आप को बचाने के लिए, मेरे पास तो इन 5 सालों में भी 400 थे, मैंने तो नहीं बदला उसको, संविधान को नहीं बदला। तो उनसे पूछा भी कैसे, कहता है मेरे पास तो बीजेडी के वोट भी थे, मेरे पास तो वाईएसआर कांग्रेस के वोट भी थे, मेरे पास बीआरएस के वोट भी थे, मेरे पास टीडीपी के वोट भी थे, सारे मिला लो तो 400 क्रॉस होते हैं। तो अपने आप को सती सावित्री साबित करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास 400 थे, आई हैड 400 इन दिस वन, तभी भी मैंने नहीं किया है। तो ये बातें निकल कर आ रही है, लेकिन मैं आपका अनुमान जरूर जानना चाहूंगा, राकेश अचल जी। धन्यवाद वोरा जी। मैं राजेश ठाकर साहब की बात सुन रहा था और उसको लेकर के मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो अनुमान लोगों के हैं, जो विश्लेषक ने जो कह रहे हैं, उस पर भी भरोसा किया जाना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने अभी 6 महीने पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये करिश्मा देखा है। हम मैदानी लोग जो सड़कों पर नाप रहे थे, मतदाताओं की नब्ज पर हाथ रखे हुए थे और दावे के साथ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकारें बनेंगी। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के लोग के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन आखिर में इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और अपेक्षा से ज्यादा सीटों के साथ बनी। तो रामचरितमानस में अक्सर ऐसी भूमिकाओं में जो लोग रहते हैं उनके लिए कहा गया है कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कामरूप हैं, जो अभी से ये घोषणा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल 400 पार जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर न्यायपालिका अपने ढंग से काम कर रही है और केंद्रीय चुनाव आयोग पालतू तोते मैने की तरह काम कर रहा है, तो ये करना कोई बहुत आसान नहीं है, कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है।
लेकिन जनता जिस ढंग से रिएक्ट कर रही है उसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। जनता ने ये पहला मौका है, 10 साल तक आप सत्ता में रहे, आपने 2 चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते और डंका बजाया पूरी दुनिया में। बावजूद इसके इस समय भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल, आप ये देखिए, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पाला पड़ गया उनके वोटों की फसल पर, परेशान है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कहता हूँ, यहाँ की उनकी बहुत मजबूत सरकार है और मध्य प्रदेश में माननीय केंद्रीय मंत्री को आधी रात को, पिछले दूसरे चरण के मतदान के तत्काल बाद आधी रात को भोपाल में आकर के अपने विधायक दलों को, विधायकों को, अपने मंत्रियों को ये कह के हड़काना पड़ा कि अगर तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो जो मंत्री हैं उनका मंत्री पद जाएगा और जो विधायक निकायों में और इधर उधर एडजस्ट किए गए थे उन सबको बाहर कर दिया जाएगा। सीधी सीधी धमकी। मतदाताओं को तो वो धमकाते हैं, मशीनरी को धमकाते हैं, अलग बात है। अब तो वो अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि तो उन्हें लग रहा है कि जिस ढंग से जो ठाकर साहब बता रहे थे, जिस ढंग से तैयारियां की गई थी, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ना थे इस बार। पिछले बार 20 वोट बढ़ने थे और 20 वोट बढ़ने से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी सीटें 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीती। इस बार उनकी तैयारी थी कि हमें हर बूथ पर 370 बढ़ाना है और हमारा जीत का जो योग बनेगा वो 303 से बढ़ के 370 अकेला भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और बाकी में उनके गठबंधन के लोग रहेंगे। तो ये योजना और ये सपना दोनों चूर चूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मतदाता जो है इस बार बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ गया है। मध्य प्रदेश में भी यही हालत है, राजस्थान में भी यही हालत है और छत्तीसगढ़ में भी यही दशा है। और सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि जो राजपूतों वाला मामला पुरुषोत्तम रूपाला साहब का हुआ, उसने जिस ढंग से इन जातियों के मतदाताओं को अपने आप ध्रुवीकरण कर दिया है। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते, क्योंकि ये सामंती सोच के लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग जागीरदार हैं, पुराने पुराने राजे महाराजे हैं राजपूतों में। लेकिन उनकी आत्मा इस बार कचोट दी गई, जब जिस ढंग से उनको कहा गया, मुगलों से उनके रिश्तों को रेखांकित किया गया, तो उससे बिदक गए हैं और ऐसे बिदक गए हैं कि उनको संभालने की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। मैं तो खासतौर पर मध्य प्रदेश की इसलिए कहता हूँ कि यहाँ की कमान खुद शाह साहब संभाले हुए हैं। यहाँ राजनाथ सिंह का कोई रोल नहीं है, यहाँ योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं है, यहाँ केवल शाह और शाह है और पूरी सरकार है। तो ऐसे में जहाँ पिछले चुनाव में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी, उससे अब खतरा लग रहा है कि ये तो मुश्किल से हमारे पास 21 और 20 सीटें भी नहीं आती दिख रही हैं। तो ऐसे में पार्टी के विधायकों को, पार्टी के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को आधी रात को धमका करके स्थितियां बदलने के लिए तैयार किया जा रहा है और उसमें उनकी जो आंतरिक रणनीति है, जो मायावी रणनीति है, मशीनों के जरिए, प्रशासन के जरिए, उस सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। और खास तौर पर जो देखने में आया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि हारती हुई भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों को बांटने के लिए, उनका उनका सत्यानाश करने के लिए वो इंडिया गठबंधन के पास न चले जाए, इसके लिए आखिरी आखिरी में बहुजन समाज पार्टी को सादर आमंत्रित किया चुनाव में और उनके प्रत्याशियों को उन सीटों पर लड़ाया जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और आप देखेंगे मुरैना भिंड जैसा जो इलाका है, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इधर आगरा से, इधर इटावा से, इस इलाके में माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद आकर के सभाएं करनी पड़ी और वो वहां गुना में नहीं गए जहां से उनके दामाद, धर्म दामाद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां नहीं गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सीट तो कैसे भी निकल ही आएगी। लेकिन ये 3 सीटें जो है, ग्वालियर, भिंड और मुरैना, ये उनके हाथ से निकलती दिख रही थी। तो कमोबेश यही स्थिति मालवा में है, यही स्थिति विंध्य में है। लेकिन जैसा राजेश जी कह रहे थे कि आखिर के 3 दिनों में क्या होगा, ये भगवान मालिक है। तो अब भगवान के भरोसे ये चुनाव हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग का तो इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। आपने कहा ही है कि अनंतनाग का क्या उदाहरण हुआ है। तो यहाँ तो केंद्रीय चुनाव आयोग केवल और केवल सत्तारूढ़ दल के लिए काम कर रहा है, उसे दूसरे राजनीतिक दलों की आपत्तियों से कोई मतलब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण पर भी जो नोटिस दिया गया था,
उसकी मियाद भी निकल गई, पता ही नहीं चला कि उसका हुआ क्या, उसमें कोई जवाब आया कि नहीं आया, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो सब घल्लू घारा चल रहा है। जो पंजाब में एक शब्द होता है ना, घल्लू घारा, गोलमाल, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो स्थितियां हैं। तो आने वाले जो मतदान के 5 चरण हैं, मुझे लगता है कि उसमें और ज्यादा हताशा और ज्यादा गिरावट देखने में आएगी। जी। अरुण कुमार